भारत की आज़ादी की लड़ाई हम सब जानते हैं, हजारों कुर्बानियों और कहानियों से बनी है। पर कुछ कहानियां, कुछ ज्वालाएं इतिहास की किताबों में कहीं दब सी गई हैं। तो चलिए आज हम उतरते हैं झारखंड की उसी भूली हुई आग की कहानी में। एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे के पूरे क्षेत्र को विद्रोह की आग में झोंक दिया था। तो बात है अगस्त 1942 की, जगह बॉम्बे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ 3 शब्द, भारत छोड़ो, पूरे देश में एक भूचाल लाने वाले थे। वो प्रस्ताव महज एक प्रस्ताव नहीं था, वो एक चिंगारी थी। और देखते ही देखते वो पूरे भारत में विद्रोह की आग बन गई। पर सवाल ये है कि ये आग झारखंड की खदानों, जंगलों और शहरों तक पहुंची कैसे, और जब पहुंची तो उसने कैसा विकराल रूप लिया। आइए देखते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम उस आवाहन को सुनेंगे जिसने सब कुछ शुरू किया। फिर देखेंगे कि कैसे शहरों में छात्रों ने पहली लहर छेड़ी, और फिर यह आंदोलन कैसे झारखंड के आदिवासी इलाकों की गहराइयों तक पहुंच गया। हम औद्योगिक मोर्चों पर मजदूरों के संघर्ष को देखेंगे, अवज्ञा और दमन के बीच की सीधी टक्कर को समझेंगे, और आखिर में जानेंगे कि ये सब आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। कहते हैं ना, हर बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होती है। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए वो चिंगारी एक नारा था, एक ऐसा आह्वान जिसने मानो पूरे देश को नींद से जगा दिया। गांधी जी का नारा था, करो या मरो। वैसे तो ये एक अहिंसक आंदोलन का आह्वान था, पर इन शब्दों में एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा थी कि इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और झारखंड जैसे इलाकों में तो ये संदेश जंगल की आग की तरह फैला, और बहुत जल्द ही इसने एक विस्फोटक रूप ले लिया। तो सबसे पहले ये आग भड़की कहाँ? शहरों में। झारखंड के स्कूलों, कॉलेजों और सड़कों पर सबसे पहले युवा और स्थानीय नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी। जरा रांची में घटनाओं की रफ्तार देखिए। 9 अगस्त को एक शहरव्यापी हड़ताल होती है, और सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर ये शांतिपूर्ण विरोध तोड़फोड़ में बदल जाता है। रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए जाते हैं, शहर की बिजली तक काट दी जाती है। मतलब साफ था, विरोध हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा तीव्र होता जा रहा था। उस वक्त के जुनून को समझना हो ना, तो सरस्वती देवी की कहानी काफी है। वो हजारीबाग में एक बड़े जुलूस का नेतृत्व करती हैं और गिरफ्तार हो जाती हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। छात्रों की एक भीड़ उन्हें पुलिस हिरासत से आजाद करा लेती है, और वो बिना डरे फिर से एक सभा को संबोधित करती हैं, जिसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस दौर के पूरे समाज के जज्बे और हिम्मत की कहानी है। शहरों की बात तो हो गई, पर झारखंड के इस विद्रोह की असली जान, उसकी आत्मा, वो तो यहाँ के जंगलों और गांवों में बसती थी। यही वो चीज है जो इस आंदोलन को इतना खास बनाती है। यहाँ के आदिवासी समुदायों की जबरदस्त भागीदारी, जिसने इस लड़ाई को उसकी असल जड़ें दी। और ये मत समझिए कि ये सब बस यूं ही हो रहा था। नहीं, यह बहुत ऑर्गेनाइज था। पहाड़ियां जत्था इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक आदिवासी फोर्स जिसे रणनीतिक तौर पर 5 हिस्सों में बांटा गया था, ताकि वो मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें। अगर इस विद्रोह के पैमाने का अंदाजा लगाना है तो बस एक आंकड़ा देखिए। सिर्फ संथाल परगना क्षेत्र में 900 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये नंबर दिखाता है कि यह आंदोलन कुछ मुट्ठी भर लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि जन जन तक पहुंच चुका था। इस विद्रोह के दिल में कौन थे? ताना भगत और संथाल जैसे आदिवासी समूह। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जैसे नेताओं के नेतृत्व में उन्होंने सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं जलाए या संचार लाइनें नहीं तोड़ी, बल्कि कुछ इलाकों में तो अपनी पैरेलल सरकारें तक बना लीं। मतलब वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, वो सत्ता को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे थे। तो अब कहानी जंगलों से निकलकर झारखंड के इंडस्ट्रियल सेंटर्स तक पहुंचती है। जमशेदपुर की फैक्ट्रियों और खदानों में काम करने वाले मजदूर अब इस लड़ाई में शामिल होने वाले थे, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जमशेदपुर में मजदूरों ने एक के बाद एक हड़तालें की, और ये सिर्फ काम रोकना नहीं था, ये ब्रिटिश वॉर मशीनरी पर सीधा हमला था। जवाब में अंग्रेजों ने एम.के. घोष और एम.डी. मदान जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर फैक्ट्रियां रुक गईं तो उनका शासन भी ठप पड़ जाएगा। और फिर वो हुआ जिसका डर शायद ब्रिटिश राज को सबसे ज्यादा था, एक पुलिस विद्रोह। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में 60 पुलिसकर्मियों ने अपनी वर्दी और वफादारी छोड़कर इनकलाब सिपाही दल बना लिया। सोचिए,
जिन लोगों पर शासन की रक्षा का जिम्मा था वही अब उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। जैसे जैसे विद्रोह की आग तेज हुई, ब्रिटिश हुकूमत का दमन और भी ज्यादा क्रूर होता गया। अब खेल बदल चुका था। एक तरफ थी हिम्मत और दूसरी तरफ थी बेरहमी। ये अवज्ञा और दमन के बीच एक सीधी और जानलेवा टक्कर थी। और इसी टकराव के बीच हुई भारत छोड़ो आंदोलन की शायद सबसे फिल्मी घटनाओं में से एक, हजारीबाग जेल ब्रेक। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण और उनके 5 साथी जेल की ऊंची दीवारें फांदकर आजादी में पहुंच गए। इस एक घटना ने पूरे देश के क्रांतिकारियों में एक नई जान फूंक दी। तो ये एक तरह से शतरंज की बिसात थी। एक तरफ थे क्रांतिकारियों के दाव, जेल तोड़ना, तिरंगा फहराना, अपनी सरकारें बनाना, और दूसरी तरफ थी हुकूमत की चालें, हजारों गिरफ्तारियां, सड़कों पर सैनिक और दशकों तक की जेल की सजाएं। दाव पर अब सब कुछ लगा था। तो जब ये आग शांत हुई तो पूछे क्या छोड़ गई? इस विद्रोह की राख में झारखंड और भारत के लिए कौन सी विरासत छिपी थी? चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब क्यों मायने रखता है। तो झारखंड का योगदान क्या था? देखिए, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विद्रोह नहीं था, ये पूरे भारत के सबसे मजबूत आदिवासी आंदोलनों में से एक था। इसने दिखाया कि कैसे छात्र, आदिवासी, महिलाएं और मजदूर एक साथ एक मकसद के लिए खड़े हो सकते हैं। आदिवासी जुनून और औद्योगिक ताकत का ये जो मेल था, वो अंग्रेजों के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत खतरनाक था। और हाँ, इसी मिट्टी से कई ऐसे नेता निकले जिन्होंने आगे चलकर भारत की तकदीर लिखी। तो आखिर में एक सवाल बचता है। जब हम आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में कुछ बड़े नेताओं के चेहरे आते हैं, लेकिन झारखंड की यह कहानी, जहां छात्र, आदिवासी और मजदूर कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, क्या ये हमारी उस सीमित सोच को चुनौती नहीं देती? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज़ादी की असली लड़ाई कितनी गहरी, कितनी व्यापक और कितने ही गुमनाम नायकों के बलिदानों से भरी हुई थी।